हे गाइस, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पे। आज लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का। इससे पहले 6 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो वो सारे 6 के 6 लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो जरूर देख लेना आप। आज करने वाले हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप सबको पता है, जिनको नहीं भी पता है उनको बता देता हूँ कि क्लास 11 क्लास 12 नीट जेई जो भी तैयारी कर रहा है या जो भी 11 12 में भी है, उन सबको इसकी जरूरत पड़ती है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ें, फिर 12th में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, वट एवर फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इस लेक्चर को अगर आप पूरा देखेंगे तो आई गारंटी यू आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। आज हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं मेनली। उसके अलावा भी और चीजें भी पढ़ेंगे साइड में। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये चारों हम लोग आज इस लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अपने नोट्स निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कार्यक्रम। ठीक, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स यूज कहाँ होते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं सॉल्यूशंस में आपके। ठीक है, जनरली लिक्विड सॉल्यूशंस में, बट नॉर्मली सॉल्यूशंस में कह सकते हो आप। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलाकर बनने वाली। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, इसका मतलब समझते हैं। होमोजीनियस किसको बोलते हैं बच्चों? जो पूरा का पूरा एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्या है, पानी है ग्लास। ठीक है, मेरे पास क्या है, वाटर। ठीक है, उसमें मैंने शुगर डिजोल्व करी, थोड़ी सी 1 स्पून शुगर डिजोल्व करी, और डिजोल्व करने के बाद मेरे पास जो आएगा वो एक सॉल्यूशन आएगा। वो क्या आएगा? सॉल्यूशन। क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये दोनों एक ही फेज में नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि शुगर आपको अलग नजर आएगी और पानी अलग नजर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ठीक से डिजोल्व किया तो आपको एक ही फेज नजर आएगा, आपको लिक्विड फेज नजर आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं जो पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म होते हैं, है ना। आसान भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, अगर मैं आपसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो वो ऐसे होते हैं जैसे सैंड और वाटर। ठीक है ना, सैंड डाल दिया पानी में, आप उसको आराम से सेपरेट कर सकते हो। दो अलग अलग लेयर्स नजर आएंगे आपको, दो अलग अलग फेजेस नजर आएंगे, सॉलिड एंड लिक्विड फेज। बट सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन में आपको एक ही फेज नजर आएगा। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारे कंपोनेंट दो हैं, तो कंपोनेंट का मतलब है जिनसे मिला के सॉल्यूशन बनाए। जैसे पानी और शुगर लिया है, राइट। तो इन दोनों को मिला के हमने अपना सॉल्यूशन बनाया, तो दो कंपोनेंट हुए। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें मैं NaCl भी ऐड कर लूं। ठीक है, ये कितने हो गए? ये तो दो कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो दो कंपोनेंट वाले को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, दो कंपोनेंट वाले। तीन कंपोनेंट होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा, चार होंगे तो क्वार्टरनरी कहलाएगा। उनके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन हमें डिस्कस करना है, जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो दो कंपोनेंट है बच्चों, इनमें से एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, अब आसान भाषा में सॉल्यूट जनरली बच्चों को ऐसा बता दिया जाता है कि जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है ना, वो सॉल्यूट होती है, और जो ज्यादा में होती है वो सॉल्वेंट होती है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं, बट एक्चुअली साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, मतलब सॉल्यूशन किस फेज में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो उसको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने वाटर और शुगर को मिक्स किया, तो सॉल्यूशन आपको कैसा दिखेगा? लिक्विड जैसा दिखेगा। तो वाटर की तरह दिख रहा है सॉल्यूशन। तो वाटर इज एक्चुअली द सॉल्वेंट इन दिस केस, क्योंकि वॉट जो सॉल्यूशन का फेज है वो किसने डिसाइड किया? वाटर ने डिसाइड किया। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग फेज के हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सॉल्यूट आपका शुगर जो है वो सॉलिड था, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड था, तो अलग 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 फेज में है, तो फिर उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट बोलते हैं जो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है। ठीक है, आई होप आज क्लियर हो गया होगा साइंटिफिकली के
सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉल्यूट किसे कहते हैं। मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो कि सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है या एक्सेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। हाँ, अगर मान लो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता, फॉर एग्जांपल लिक्विड लिक्विड होता जैसे H2O और इथेनॉल में मिक्स कर देता, सपोज करो, है ना, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक, इन दोनों को मिक्स कर देता मैं। फिर उस केस में क्या होता है, इस केस में हम क्या देखते हैं, दोनों का फेज जब सेम होता है, कि किसके मोल्स कम है, जिसके मोल्स कम होते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसके मोल्स ज्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, फिर मोल्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि जिसके मोल्स कम वो सॉल्यूट, जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट, अगर फेज सेम है दोनों। अगर फेज अलग अलग है तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं, जो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करेगा वही सॉल्वेंट होता है। ठीक है। ठीक है, अब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि पानी है यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट अगर आपका H2O है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। आई होप सॉल्यूशन से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर दो हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, तीन है तो टर्नरी बोलते हैं, हमारे सिलेबस में दो। ठीक है। अब आते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन पे जाने से पहले हम लोग, सबसे आसान तरीका जो होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने का, वो है इनका परसेंटेज, कि सॉल्यूट किस परसेंट में प्रेजेंट है या सॉल्वेंट किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है मास परसेंट। मास परसेंट को W/W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट बोलते हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है मेरे पास, ऐसा दिखेगा आपको क्वेश्चंस में लिखा, 20% वेट बाय वेट NaCl, तो इसका मतलब होता है बच्चों के 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम क्या है, NaCl। ठीक है, और अगर मान लो मैं इसे एक्वस सॉल्यूशन बोल दूं, ठीक है, तो मतलब अंडरस्टूड है बात कि बाकी का जो होगा आपका वो क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, तो 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 80 ग्राम क्या होगा आपका, H2 होगा, वो क्या होगा, सॉल्वेंट। तभी तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम बना, 80 ग्राम वाटर और 20 ग्राम NaCl को मिला के। ठीक है, देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और अगर 20 ग्राम NaCl है 100 में से, तो बाकी का 80 ग्राम क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो वाटर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्वस नहीं है कुछ और मीडियम हो सकता है, ठीक है, तो बाकी का वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये से इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो निकालते कैसे हैं, तो निकालते ऐसे हैं, सपोज करो हमारे पास दो कंपोनेंट है A और B। ठीक है, दोनों को मिक्स करा, ए का वजन है WA और बी का वजन है WB। सही है, तो बच्चों बताओ सॉल्यूशन का वजन कितना होगा, भाई दोनों को ऐड कर दो सर, है ना, तो सॉल्यूशन कितना होगा, WA+WB। ठीक, इजी है बिल्कुल, WA+WB सॉल्यूशन होगा। तो अगर मास परसेंट ऑफ ए पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, WA/WA+WB इंटू 100। इजी है बिल्कुल, सही है। और अगर मास परसेंट ऑफ बी पूछा जाए मुझसे तो मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ए। सही है, नहीं तो जैसे WA निकाला है, मास परसेंट ऑफ ए निकाला है, वैसे मास परसेंट ऑफ बी भी निकाल सकते हैं अगर पूरा लंबा मेथड करना है। बट हम क्यों, क्या अकलमंद हो गए, हम 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, अगर एक का परसेंटेज 20 हुआ तो दूसरे का क्या होगा, 80 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, जैसे ये स्कूल में मार्क्स निकाल परसेंटेज निकालते हैं ना हम हमारी, कि हमारे 400 आए हैं 500 में से, तो 400/500 × 100 ऐसे परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मास परसेंट क्या था, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको लिखा हुआ मिला 20% वेट बाय वेट NaCl
एक्वा सॉल्यूशन। अब इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर 20 ग्राम 100 ग्राम में से NaCl है तो बचा हुआ गया 80 ग्राम हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और हमें निकालना है, तो हमने कैसे निकाला, मास परसेंट ऑफ ए, WA/WA+W_B इंटू 100। और मास परसेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ना क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर, 15 ग्राम केन शुगर लिया है, और 60 ग्राम क्या लिया है, वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों का बताना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें पहले। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि सॉल्यूशन का मास निकालते हैं पहले। तो 15 + 60, तो दैट विल बी इक्वल टू 75 ग्राम। राइट। अब अगर मुझसे कहे कि मास परसेंट ऑफ केन शुगर, केन शुगर का मास परसेंट कितना होगा, तो केन शुगर का मास रखेंगे ऊपर जो कि 15 ग्राम गिवन है, अपॉन टोटल मास कितना है 75 ग्राम सॉल्यूशन का, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20%। ठीक है, तो अगर केन शुगर 20% है, तो वाटर का कितना हो जाएगा, तो मास परसेंट ऑफ H2, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 20, इट इज 80%। तो 80% उस सॉल्यूशन के अंदर पानी है, और 20% उसमें क्या है, केन शुगर। ठीक है, इतना सीख लो, इजी क्वेश्चन, और आता भी है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, आई होप सबको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस का मैं एक पूरा एक अलग से लेक्चर भी लेके आऊंगा, यहाँ मैं आपको उतने क्वेश्चंस कराऊंगा सो दैट आपको कॉन्सेप्ट आ जाए अच्छे से। ठीक है, बाकी एक वीडियो पूरा ही क्वेश्चंस पे होगा, मूल कॉन्सेप्ट के सारे हर तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप होमवर्क है आपका, ये आप करके आएंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है बच्चा CCl4। ठीक है, if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलिए वॉल्यूम परसेंट बिल्कुल सेम चीज है जो मास परसेंट पड़ा है। ठीक है, तो इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज है, बस मास सॉलिड में था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, या लिक्विड में होंगे, दोनों दोनों का वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट को अगर हम डिफाइन करें, तो अमाउंट, या अमाउंट ना लिखे, अमाउंट के से तो मतलब वॉल्यूम वेट हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना है, दैट इज वॉल्यूम परसेंट ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूट। ठीक है, V/V%। तो अगेन हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास है 10% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो इसका मतलब है बच्चों के 10 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी का बचा क्या हो गया, 90 ml H2 हो गया हमारे पास, है ना, सॉल्वेंट। ठीक है, सेम चीज है जो हमने वेट परसेंट में की, वही सेम चीज वॉल्यूम परसेंट में है। अगर मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लूं, अगेन A एंड B, है ना, उन दोनों को मिक्स करके हमने फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन बनाया। तो A का वॉल्यूम मैंने मान लिया VA, और B का वॉल्यूम मैंने मान लिया VB। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा VA+VB। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, VA/VB इंटू 100। तो ये वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। और अगर बी का निकालना होगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू VB अपॉन VA+VB इंटू 100, या फिर 100 माइनस वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम, है ना। वेट बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट आपका जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट आपका वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में होगा।
ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ना, वेट बाय वॉल्यूम, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह में, है ना। फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयों का आप कभी परसेंटेज देखना, ऐसे लिखा हुआ होगा, जब आप सिरप विरप पी रहे होंगे तो उस पे लिखा होगा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, चलिए तो निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, सेम तरीके से निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में, W/V% विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। सही है। चलिए अब एक रिलेशन और देख लेते हैं यहाँ से, है ना। इसका और वेट बाय वेट परसेंट का एक रिलेशन बनेगा, देखो। ऊपर क्या था हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या मैं, अच्छा मैं आपको पहले बताता हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह मैं रख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं रख रहा हूँ मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, रख सकते हैं बिल्कुल, मास अपॉन डेंसिटी इंटू 100 तो था। ठीक, तो अब मैं इसको और सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। ठीक है, तो W/W इंटू डेंसिटी इंटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो वेट बाय वेट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा जल्दी कर गए हम, वेट बाय वेट इंटू 100 इंटू डेंसिटी। अब आप इतना मुझे बताओ कि वेट बाय वेट इंटू 100 ये क्या होता है, ये मास परसेंट होता है ना। ठीक है, तो इतने की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी। तो ये रिलेशन बन जाएगा आपका इस किस में, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास एक आ गया, एक सेकंड में दोबारा इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो हम लिख सकते हैं W/V परसेंट इज इक्वल टू W/W परसेंट इंटू डेंसिटी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। आई होप ये समझ में आया होगा सबको यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट जो है, हम लोग अब मेन कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। और इनमें सबसे पहला जो कंसंट्रेशन है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। देखो, 1 मिलियन के अंदर जो है 10⁶ होते हैं, और 1 बिलियन के अंदर 10⁹ होती है। ठीक है, मिलियन के अंदर कितना होता है, मिलियन इज 10⁶, एंड बिलियन इज 10⁹ ठीक है। तो जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं ना, वेरी वेरी डाइल्यूट, मतलब जहाँ पे सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वहां पे हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। वेयर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो हम वहां क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, तो ये डिफाइन भी किया हुआ है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में से कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं, वहां इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, या मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो अगर मास के टर्म्स में लेना है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये इसका फॉर्मूला बने, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, और अगर यहाँ पे मास होता तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इंटू 10⁶। ठीक है, तो 10⁶ में यानी कि 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। कहाँ यूज होता है ये, AQI वगैरह निकालने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरा क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि कहाँ यूज होता है। या फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर, या ऑक्सीजन है ना, O2 डिजॉल्व इन सी वाटर, यहाँ भी यूज करते हैं इसमें कि कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है सी वाटर में,
ठीक है, इसको इस पे आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जनरली AQI में। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 15 ppm SO2 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर, तो इसका मतलब हो गया 15 पार्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10⁶ ऑफ एयर। गॉट इट? 15 ppm SO2 का मतलब 15 पार्ट्स ऑफ SO2 प्रेजेंट इन 10⁶ ऑफ एयर। आसान है, ठीक है। वैसे ही है जैसे आप लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, बस इतना डिफरेंस है कि 10⁶ से मल्टीप्लाई करता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वाटर सैंपल कंटेन्स 3 मिलीग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन पर 1000 ग्राम ऑफ द सैंपल। ठीक है, पहली बात तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सेम यूनिट में ले आते हैं। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है, 3 मिलीग्राम। तो 3 मिलीग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ ग्राम, है ना, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन का मास किसमें है, ग्राम में है, राइट। चलिए तो निकालते हैं, ppm = 3 × 10⁻³ ठीक है, ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 1000 ग्राम। अब देखो, मैंने सॉल्यूशन के मास में इस 3 × 10⁻³ को ऐड नहीं करा। 3 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 0.003। अब 1000 में इतना सा नंबर ऐड करेंगे तो उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, नेग्लेजिबल। तो मैंने उसमें सॉल्यूशन का मास लेते हुए ऐड नहीं किया, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आप भी कर सकते हैं, × 10⁻⁶। तो अब आप देखो, 10⁻³ और 10⁻⁶ है ऊपर, तो ऊपर कितना बचेगा, 10⁻³ और नीचे भी 10⁻³ है ना। ऊपर क्या बचेगा, 3 × 10⁻³ और नीचे भी 10⁻³ है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 3 ppm। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे आपको मिल जाएंगे एग्जाम्स में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पहले वाला। ठीक है, इजी है। हाँ, बट यूनिट्स का ध्यान रखना, वो मिलीग्राम में दिया था सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूशन आपका ग्राम में दिया था, तो दोनों एक ही में होने चाहिए, आइदर उसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करो या उसको ग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो पीपीएम आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पीपीएम के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, इसी तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, आपको वो सॉल्व करने हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं सबसे बाहुबली कंसेप्ट पे, यहाँ पे वो है मोलैरिटी। अच्छा, एक चीज और देखते हैं मोलैरिटी पे आने से पहले, आपको एक रिलेशन समझ में आ रहा होगा, परसेंटेज, मास परसेंटेज जो हम कर रहे थे और पीपीएम में, ठीक है। उसमें मास परसेंटेज में हम 10⁻² से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6, है ना। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो इसमें, तो अगर मैं मास परसेंटेज को पीपीएम में बदलना चाहता हूँ, तो मैं 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना भाई। मास मास परसेंटेज में किससे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁻² ही तो होता है वो। तो 10⁻² को और 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁶ आ जाएगा। 10⁻⁸ मत बोल देना, ठीक है। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6, ठीक। तो मास परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁴ से, तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि मैं क्या करूँ, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए समझते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से, और डिफाइन किसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वैसे ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके आगे लिख सकते हैं प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। ठीक, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, आप देख ही चुके हैं ऊपर, और फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वो किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, वॉल्यूम किस में होगी, लीटर में। अगर मिलीलीटर में हुई तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वेरी इजी फॉर्मूला। यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो, यूनिट ऊपर क्या है, मोल्स, और नीचे क्या है, लीटर, तो आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर,
ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, मोलर। यूनिट आपको समझ में आ गई, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? अभी देखो, अगर वॉल्यूम आपको ml में दी हुई, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर आपको वॉल्यूम किसमें दी, ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दी, तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप नीचे डिवाइड करोगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो मैं अब लिख रहा हूँ, दैट इज यूज्ड मोल। ठीक है, वो जनरली आपको किस में देते हैं, मिलीलीटर में देते हैं, डायरेक्ट ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब एक चीज और, मोलैरिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स को हम करते हैं एनबी से डिनोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट को ए से करते हैं, सॉल्यूट को बी से करते हैं, या फिर सॉल्वेंट को वन से और सॉल्यूट को टू से, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट को मैं बी से करता हूँ और सॉल्वेंट को ए से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ml में हो गई, और इंटू 1000, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं मोलैरिटी की जगह ये, ओ सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये पुट कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये भी हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे किसको सॉल्यूट है, सॉरी, क्या मोलर मास है, कौन सा आपका वेट है। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं WB, NB की जगह WB अपॉन MB, तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, और वो किस में होनी चाहिए, मिलीलीटर। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, लाखों में एक फॉर्मूला, जो बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे WB क्या है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि 10 ग्राम NaOH डिजोल्व किया हमने, ठीक है, 1 लीटर पानी में, तो वेट ऑफ सॉल्यूट MB है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऑलराइट, सही, कुछ की पॉइंट्स हैं, यूनिट्स मोल पर लीटर है। और ये जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोलैरिटी अकेली यहाँ पे ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में आ रही है वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज होती है विद टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होती है, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, एक्सपैंड हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, तो इसका मतलब मोलैरिटी भी चेंज होगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार 10 बार एग्जाम में आ चुका है, बट कभी भी पुराना नहीं होता, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना ये सब। तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों, मोलैरिटी। अगर आपको थ्योरेटिकली आंसर लिखना पड़े तो लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम इन इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो मोलैरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया होगा। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मोलैरिटी। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ पहला वाला, मोलैरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, ओके, C3CONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। मोलर मास भी दिया हुआ है आपको सोडियम एसिटेट का 82.02। चलिए, तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोडियम एसिटेट। तो आप समझ रहे हो, मास ऑफ सोडियम एसिटेट यानी कि सॉल्यूट का मास निकालना है। सो दैट मीन्स WB आपको निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, WB। सबसे पहले आपको यही पहचानना जरूरी है कि आपको निकालना है क्या है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो भी आपको बताया था, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी, तो हम, हाँ सॉरी, मोलैरिटी दिया हुआ है आपको 0.375। ठीक है, क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है 0.375, ये रही। राइट, मोलर सॉल्यूशन का मतलब वही मोलैरिटी। डब्ल्यू भी हमें निकालना है इंटू 1000। मोलर मास दिया है देखो 82.0245। अगर नहीं भी दिया होगा तो आप सोडियम एसिड का मास निकाल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है दिया हो, इस क्वेश्चन में दिया है, अगर नहीं दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, सबका मास आपको पता है। और वॉल्यूम कितना है, 500 ml है ना, ये रहा 500 ml। मेक श्योर कि वॉल्यूम मिलीलीटर में हो। अगर लीटर में हुई तो ऊपर का 1000 नहीं आएगा फिर फॉर्मूला। ठीक है, तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद डब्ल्यू बी बताइए कितना आ रहा है। आप अपना कैलकुलेट करिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप लेकिन फोन से नहीं करेंगे, आपको एग्जाम दे। ठीक है, चलिए। तो 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 500 डिवाइड बाय 1000, 15.37 है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 15.37 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं। देखो, यहाँ से एक चीज और समझो कि मोलैरिटी था आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े तो मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। और इन केस अगर आपकी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो वो मिली मोल्स हो जाएंगे। अगर मोला आपकी मिली मोल्स कैसे निकालते हैं, आपकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें हो, मिलीलीटर। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हो तो मिली मोल्स आते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता मिली मोल्स क्या होता है। ठीक है, 1 मिली मोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मोल। ऑल राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। अच्छा, मोलैलिटी है नेक्स्ट। इसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन बता देता हूँ आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। अभी देखिए, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन है इसमें, मान लो कुछ भी हो सकता है, जिसकी मोलैरिटी मैंने मान ली m1 इनिशियली, और उसकी वॉल्यूम v1। अब मेरा मन किया इसमें बाहर से मैंने थोड़ा और सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी नई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम। वो चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। पहले से V1 थी, मान लो 1 लीटर थी पहले, अभी मैंने 500 ml और डाल दिया तो अभी 1.5 लीटर हो जाएगी ना, 1.5। तो न्यू वॉल्यूम को मैंने मान लिया V2। तो आपसे न्यू मोलैरिटी पूछेंगे। क्या पूछेंगे, न्यू मोलैरिटी, इसको हम बोल रहे हैं M2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, डाइल्यूट किया। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज करती है, और मोलैरिटी क्या करती है, डिक्रीज, क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या इतनी बात आई समझ में। डाइल्यूट करने से वॉल्यूम बढ़ाई हमने तो मोलैरिटी घट गई। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन मुझे आप एक चीज बताओ, क्या इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए। नहीं, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते। वॉल्यूम चेंज हुई है, मोलैरिटी भी चेंज होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते। तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कंजर्व, या नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स सेम। जो पहले मोल्स थे वही बाद में भी रहेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो M1 इंटू V1, यानी कि जो पहले वाले मोल्स थे वो बाद बाद वाले मोल्स के बराबर होंगे, M2 इंटू V2। और यही हम लोग यहाँ पे लॉ लगाते हैं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। जो इनिशियल मोल्स थे आपके वही फाइनल मोल्स भी हैं, डाइल्यूट करने से मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम M2 निकाल लेंगे। गॉट इट, इजी कॉन्सेप्ट है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास दो कंटेनर हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, एक में जो है मोलैरिटी M1 है और V1 है वॉल्यूम। ठीक, और एक और कंटेनर है जिसकी मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। इन दोनों को हमने ऐड किया और एक बड़े कंटेनर में
डिपॉजिट कर दिया, है ना। इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में डाल दो। अब ये जो नया सॉल्यूशन आपने बनाया दोनों को मिक्स करके, है ना, इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करके आपने एक नया सॉल्यूशन बनाया, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? V1 + V2, ऑब्वियसली। दोनों को वॉल्यूम को ऐड किया आपने। लेकिन क्या इसकी मोलैरिटी M1 + M2 हो जाएगी? नहीं। मैं इसे वॉल्यूम फाइनल बोल रहा हूँ, तो मोलैरिटी जो है फाइनल, क्या वो M1 + M2 होगी? नहीं होगी। वो हम कैसे निकालते हैं, देख। फाइनल जो वॉल्यूम आएगी आपकी, फाइनल वॉल्यूम, वो क्या होगी? इन दोनों के अगर मोल्स को ऐड कर दूं मैं, इसके मोल्स को, सेकेंड, अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन के मोल्स को, M1V1 क्या हो जाएगा? इसके मोल्स। M2V2 क्या हो जाएंगे? इसके मोल्स। राइट। और ये जो आपने रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाया, ये है आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसमें दोनों को ऐड किया ना आपने, तो इन दोनों के मोल्स इज इक्वल टू दिस के मोल्स। तो M फाइनल क्या हो जाएगा? M1V1, ठीक है, इसके मोल्स, प्लस M2V2 अपॉन दोनों की वॉल्यूम V1 + V2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिक्स किया यहाँ पे हमने। तो जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके तीसरा एक नया सॉल्यूशन बनाया, तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो कैसी होगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी का तो फॉर्मूला वही रहना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे नए सॉल्यूशन में? पुराने दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया, वो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और पुराने दोनों सॉल्यूशंस की वॉल्यूम को ऐड कर दिया, वही इसकी वॉल्यूम होगी। तो अगेन मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। गॉट इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। चलिए, ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं भी स्पेशली इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है। अभी के लिए मोलालिटी में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए, मोलालिटी पे आते हैं नेक्स्ट। मोलैलिटी। अब अगर मोलैलिटी को कोई तोतला बोल रहा हो तो क्या बोलेगा? मोलैलिटी ही बोलेगा। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, चलिए डिफाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्ट। देखो, दो बातें चेंज हुई यहाँ पे। एक तो यहाँ वॉल्यूम नहीं है ना, मोलैलिटी में वॉल्यूम थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो एक तो वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। सॉल्वेंट के वेट में से देखना है आपको। गॉट इट? इम्पॉर्टेंट बात है ये, बड़ी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। यहाँ सॉल्यूशन नहीं लेना, यहाँ सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का वेट लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि 1 मोलल, अच्छा, इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं मोलल। 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। जो भी सॉल्वेंट रहा होगा, वाटर रहा होगा तो वाटर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ सॉल्वेंट की बात करनी है, यहाँ सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। दूसरा यहाँ पे वेट लेना है, किसमें? केजी में। तो अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किसमें? केजी। राइट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अगेन सेम क्या करेगा वो? सॉल्वेंट जो है केजी में ना देके ग्राम में देगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं n लिख रहा हूँ, चलो पूरा ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? ग्राम में, है ना। तो ग्राम से केजी में कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड करके। जब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000।
ठीक है, अब यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी, ऊपर मोल है नीचे केजी है तो मोल पर केजी। और इसके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मोलल सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये खास बात है यहाँ पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मास इन्वॉल्व है, यहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और अगर एक और फॉर्मूला डिराइव करें इन शॉर्ट तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है, और ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसको डब्ल्यू ए बोलते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए। ठीक है, और अगर वो ग्राम में है तो इनटू थाउजेंड कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगेन एन एन बी को आप चेंज कर सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी में। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो बस एक नई चीज यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है डब्ल्यू ए बच्चों, इस फॉर्म पे बाकी सब आप ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत काम आने वाली है आपकी चीजें। ठीक है, अच्छे से समझिए। तो डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे डब्ल्यू ए जो है आपका ग्राम में रहेगा, तभी थाउजेंड में मल्टीप्लाई के ऊपर, अगर ये केजी में हुआ तो ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चीजों को ऐसे नहीं रखना कि हर बार एक ही चीज करके आनी है। क्वेश्चन में अगर मान लो केजी में दिया आपको सॉल्वेंट का वेट तो ऊपर वाला थाउजेंड नहीं आएगा। अगर ग्राम में दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राम में ही देते हैं, तो थाउजेंड आएगा। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितना मास यूरिया का चाहिए ताकि हम ऐसा सॉल्यूशन बना सकें जिसका वेट कितना हो, 2.5 kg हो, और उसकी मोलालिटी कितनी हो, 0.25। ठीक है, तो आपको पता है डब्ल्यू बी निकालना है, फिर से है ना, क्या निकालना है, डब्ल्यू बी, मास ऑफ यूरिया। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। चलिए, अब यहाँ पे ना वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है आपको दिया हुआ है 2.5 kg, तो ग्राम में तो दिया नहीं है, देखो किलोग्राम में दिया है, तो ऊपर वाले थाउजेंड की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मोलालिटी रखें कितना है, 0.25। ठीक है, डब्ल्यू भी हमें निकालना है, अपॉन एम बी कितना आएगा हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, NH2CO NH2 ये है हमारा सॉल्यूट। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, देखो नाइट्रोजन का 14 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 1 × 4 प्लस 16 × 1 ऑक्सीजन का प्लस 12 × 1 कार्बन। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4 32 प्लस 16 कितना होता है, 48 प्लस 12, दैट विल बी 60 ग्राम पर मोल। राइट, अच्छा, ठीक है, चलो इसको यहाँ रख लेते हैं। एम बी हो गया हमारा कितना, 60। ठीक है, डब्ल्यू ए कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 2.5 kg। तो फिर एक चीज है कि डब्ल्यू बी जो आएगा हमारा वो किलोग्राम में आएगा। ठीक है, डब्ल्यू बी किस में आएगा, किलोग्राम। तो 2.5 kg यहाँ रख लेते हैं, डब्ल्यू बी निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, 60 × 2.5 इंटू 0.25, तो 37.5, ये तो ग्राम, सॉरी, एक सेकंड में यूनिट रख के दिखाता हूँ आपको। 60 किस में है, ग्राम पर मोल में है, और 2.5 kg है आपका किस में, 2.5 क्या है, किलोग्राम में है, और ये आपका है मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है आपका 37.5। अब ध्यान से देखिए कि आपका आंसर किस में आएगा।
मोल इनवर्स को मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, देखो यहाँ पे क्या है, मोल इनवर्स है, और यहाँ क्या है, मोल है। मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, सही है, इजी। ठीक है, मैं आपको इससे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो मोल इनवर्स से आपका ये वाला मोल चला जाएगा, और केजी इनवर्स से केजी चला जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, ग्राम। ठीक है, सॉरी मैंने बोला था किलोग्राम में, ठीक है। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 37.55। तो ध्यान रखना है, 1000 नहीं लगाया मैंने ऊपर, क्योंकि आपको ऑलरेडी किस में दिया हुआ था, सॉल्वेंट का भी केजी में दिया हुआ। ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। ऑल राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मैं आपको एक दो और कॉन्सेप्ट इसमें बता दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन तो और नहीं है, लेकिन रिलेशन पढ़ सकते हैं हम, है ना। रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका जो कम से कम 3 मिनट का क्वेश्चन है, वो आपको ये 30 सेकंड में कर देगा, इतना अच्छा रिलेशन है मोलैरिटी और मोलैलिटी का। तो डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन लिखवा रहा हूँ। तो मोलैलिटी होता है आपका 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको भी याद हो जाने चाहिए, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द क्लास। चाहे वीडियो रोक के आप याद करो, चाहे बाद में करो, लेकिन करना है आप। ठीक है, ड्राइव नहीं करेंगे हम लोग यहाँ बैठ के। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ चीजें, यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे मोलैरिटी, ठीक है, और एम भी है यहाँ पे, पता है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डेंसिटी जो है आप, डी क्या है यहाँ पे आपका, डेंसिटी। ठीक है, तो ये तीन टर्म यूज हो रहे हैं, और स्मॉल एम है आपकी मोलैलिटी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी शुड बी इन ग्राम पर एम एल, तभी लगाना आप ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर नहीं दी है तो उसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम पर एम एल। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको एनसीईआरटी में, 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा। एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, एनएसीएल का क्वेश्चन है। 3 मोलर एनएसीएल दिया हुआ है और मोलैलिटी पूछा हुआ है आपसे। मुझे याद है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में कराया था क्लास में। ठीक है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, आपकी बुक में है फर्स्ट चैप्टर में। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप 110% करें इस चीज को। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली कोई भी, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम में। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा, राइट। चले आगे, नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सी टर्म है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, बहुत ही बहुत ही टुच्ची सी चीज है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। रेशियो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो हमारे पास तीन चीजें हैं, ए है, बी है, सी है। इस कंटेनर में हमने तीनों को मिक्स कर दिया, और ए के मोल्स हैं मेरे पास एन ए, बी के मोल्स हैं एन बी, और सी के मोल्स हैं एन सी। तो टोटल मोल्स कितने हो गए मेरे पास, टोटल मोल्स हो गए मेरे पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सही है, टोटल मोल्स ये हो गए सॉल्यूशन के हमारे पाई। राइट, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि ए का हिस्सा बताओ, तो हम उसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसको लिखते हैं हम लोग काई ए। बच्चों इसको काई भी बोलते हैं, जीटा भी बोलते हैं। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं काई या जीटा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। राइट, बिल्कुल इजी सी चीज है। ए मतलब जिसका कंपोनेंट, जो जिसके बारे में हम जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, अगर मुझे बी के लिए निकालना हो तो मैं लिखूंगा काई बी। तो काई बी क्या लिखूंगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, और अगर सी का निकालना हो मुझे, तो मैं वन में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि सबका सम तो क्या ही आएगा, वन ही तो आएगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने। ठीक है, मान लो आपके पास 50 कंपोनेंट भी है ना, 100 है, 1000, जितने भी कंपोनेंट हैं, एबीसी तो हमने तीन ही लिए हैं यहाँ पे, कितने भी कंपोनेंट हो, सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए की निकाली, बी की निकाली, सी की निकालने की जरूरत ऐसे नहीं है। सी के लिए मैंने वन में से माइनस कर दिया बाकी दोनों। ठीक है, तो वन माइनस काई ए प्लस काई बी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो इससे भी काम हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि सबका सम क्या होता है, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस एंड सो ऑन दैट विल बी इक्वल टू वन ऑलवेज। सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होती है, वन ही तो होती है। ठीक है, तो इस सब का सम वन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपका आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट वाली चीजें देंगे आपको, एक का निकालना पड़ेगा, दूसरे का वन में से माइनस कर दें। मोल फ्रैक्शन का सम सबका क्या आता है, वन आता है, चाहे आपके पास 1 लाख भी कंपोनेंट है, कितने भी कंपोनेंट हो। ठीक है, समझ में आया, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन होता है, क्या है, रेशो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी निकालना है अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो कैसी टर्म होगी, यूनिट लेस होती है, कैसी होती है, यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको चार, आपको ऐसे दे देंगे चार ऑप्शन के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट लेस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ऐसे दे देंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया आपकी, यूनिट लेस हो गई, क्योंकि ये रेशो है एक तरीके का, रेशो में, रेशो की कभी भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे भी। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल विद 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों का मास भी दे रहे हो, इतने अच्छे लोग हैं। तो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, तो ईटी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 30/46। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30/46, डिवाइड करिए आप मेरे साथ साथ, 0.652। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय 18, तो दैट विल बी 5। ये तो सिंपल ही हो गया। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ टोटल मोल्स, 0.562 प्लस 5, तो 5.652, ये टोटल मोल्स आ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, और अगर परसेंटेज निकालनी पड़ जाए, मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन का परसेंट, तो इंटू 100 भी कर सकते हो। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है, 0.652, टोटल मोल कितना है, 5.65, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.652 डिवाइड बाय 5.652, तो 0.115। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया 0.115। ठीक है, ईच कंपोनेंट मतलब दोनों कंपोनेंट का पूछा था आपसे, देखो, है ना, दोनों ही कंपोनेंट का आपसे पूछा था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमेशा ऐसा ही आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 1 - 0.115, 0.885। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, जीरो, सॉरी, वाटर कितना हो जाएगा, 0.885। ठीक है, मतलब अगर परसेंटेज निकालूं तो 88.5% उसमें क्या होगा, वाटर, और 11.5% क्या है, इथेनॉल। गॉट इट। तो ये सारे थे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स। एक थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, क्या रिवीजन दिया है। देखो, मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फॉर्मूला दिया है इसका। यूनिट है मोल पर लीटर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेरी गुड। मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया समझ में, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, ये फर्क याद रखना, कैपिटल एम दिखेगा तो मोलैलिटी, स्मॉल एम दिखेगा तो मोलैलिटी। यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होता है। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, नो। मैंने बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंट वो होते हैं जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है, जहां जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रही होती है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ मोल्स है, एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो इसलिए तो इसमें तो यूनिट हो ही नहीं सकती, तो यूनिट लेस है, या फिर नो यूनिट कह सकते हो। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन पार्ट्स पर मिलियन मतलब आपको पता ही है, कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स पर 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नो यूनिट, इनकी भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, एक तरीके का फ्रैक्शन ही हो गया, राइट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, नो। तो आई होप सबको ये समझ में आए होंगे। अगर किसी को कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा टर्म या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में कराया, तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।
और आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को करना है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड रहना, नेक्स्ट वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस की ही आने वाली है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे पूरे आपके किसके, मोल कॉन्सेप्ट के। तो मोल कॉन्सेप्ट हम बेसिकली आज कंप्लीट कर चुके हैं 7 लेक्चर्स में, लेकिन एक लेक्चर और आएगा, एक या 2 लेक्चर हो सकता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप लोग सारी वीडियोस देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक। कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। आप लोग इस चैनल को बड़ा बनाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।